Yes, so the topic for today is foreign direct investment. चलिए, क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? देखिए, अकॉर्डिंग टू IMF says investment that is made to acquire a lasting interest in an enterprise operating in an economy other than that of investor. चलो समझते हैं क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो पैसा लगाना, वो इन्वेस्टमेंट करना in order to acquire a lasting interest in an enterprise, यानी जब एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। My voice is breaking. Internet तो stable. No ma'am, your voice is not breaking. चलिए, तो अकॉर्डिंग टू IMF अगर एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करती है इन ऑर्डर टू गेट अ लास्टिंग इंटरेस्ट यानी इन्वेस्टमेंट तभी किया जाता है व्हेन यू वांट टू एक्वायर अ कंट्रोल, या तो आपको कंट्रोल चाहिए या तो आपको दूसरी कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस करना है। देयर इज सम इंटरेस्ट, नाउ दैट इंटरेस्ट कैन बी आप दूसरी कंट्री की कंपनी पर कंट्रोल स्थापित करना चाहते हो, यू वांट अ कंट्रोल, और यू वांट कि आप उसके साथ मिलकर बिजनेस करो। और ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ये ऐसी इकोनॉमी में होगा जो कि इन्वेस्टर की इकोनॉमी से अलग है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, राइट। तो अगर चाइनीज गवर्नमेंट इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इन ऑर्डर टू एक्वायर सम इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट एक्वायर करने के लिए इंडिया में, वो इंटरेस्ट हो सकता है कि किसी कंपनी पे कंट्रोल स्टैब्लिश करना है या किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस करना है, टाई अप करना है, जॉइंट वेंचर करना है बिजनेस करने के लिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन्वेस्टर की इकोनॉमी अलग है और जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है वो दोनों इकोनॉमीज अलग है। अंडरस्टूड? अगर सेम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो कहेंगे नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear to everyone what is foreign direct investment? ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कोई ना कोई इंटरेस्ट के लिए किया जाता है, या तो वो इंटरेस्ट कंट्रोल स्टैब्लिश करना हो सकता है या तो वो इंटरेस्ट हो सकता है बिजनेस करना हो सकता है साथ में, और जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो ऐसी इकोनॉमी में कर रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी से अलग है। Is the concept clear of foreign direct investment? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry, now why FDI? Now why do we go for foreign direct investment? क्यों एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री की कंपनीज में इन्वेस्ट करती है? तो the first reason is sales expansion. Yes, right? So if a domestic company is selling its goods only in our एक domestic company सिर्फ एक ही कंट्री में सामान बेच रही है, पर अगर इन्वेस्टमेंट करेगी दूसरी कंट्री की कंपनी के साथ, टाई अप करेगी या दूसरी कंट्रीज में जाके अपने ईंट पत्थर गाड़ेगी यानी अपने बिजनेस स्टैब्लिश करेगी, तो इससे क्या होगा, इट विल बी एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट नॉट ओनली इन दी होम कंट्री बट ऑल्सो इन दी Foreign country. Like the best example is Tata.
टाटा's वॉचेस, टाइटन के आउटलेट्स न ही सिर्फ इंडिया में नहीं है, टाइटन हैज इट्स आउटलेट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल. फास्ट ट्रैक इज अ ब्रांड ऑफ टाटा, राइट. तो टाटा इस, ये जो फास्ट ट्रैक ब्रांड है, ये जो टाइटन ब्रांड है, ये सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं सेल होता. इट इज अ डोमेस्टिक कंपनी, हमारी कंट्री की कंपनी है, बट स्टिल in order to expand its sales, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए वो क्या कर रही है, दूसरी कंट्रीज में जाके अपने बिजनेस स्टैब्लिश कर रही है. So in order to capture international market, MNCs, what is MNCs? Multinational companies. National companies, yes. So in order to capture international market, MNCs establish their business in many countries. टाइटन सिर्फ इंडिया में सेल नहीं होता, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल हो रहा है, यानी देयर इज सेल्स एक्सपेंशन. तो इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया जाता है, बिजनेस दूसरी जगह इसीलिए जाके एस्टैब्लिश किया जाता है, ताकि आप अपनी सेल्स को सिर्फ डोमेस्टिक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रखो, बल्कि वर्ल्ड में आपका प्रोडक्ट सेल हो. सेकेंड रीजन why FDI needs to be promoted is, या why foreign direct investment is done, because of resource acquisition. Resource acquire करने के लिए, now it may be possible कि कोई एक कंपनी है जिसको कुछ रिसोर्सेज की जरूरत है जो उसकी डोमेस्टिक कंट्री में नहीं मिल रहा है. तो रिसोर्सेज अगर आप किसी और कंट्री के एक्वायर करना चाहते हो, आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, पर किसी दूसरी कंट्री के पास अगर ऑयल रिसोर्सेज है, तो आपके पास तो ऑयल रिसोर्सेज नहीं है, बट यू वांट द ऑयल रिसोर्सेज, तो यू आर डूइंग व्हाट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप ऐसी कंट्री में जहां पर ऑयल रिसोर्सेज है, वहां जाके अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश कर रहे हो. समझ में आया? रिसोर्स एक्विजिशन. एवरी कंट्री इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट. हर कंट्री के पास हर तरह का नेचुरल रिसोर्स नहीं है, बट इफ वी वांट टू यूज सम रिसोर्सेज व्हिच वी आर नॉट हैविंग, तो फॉर दैट वी नीड टू, बोलो, अगर हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है पर हमें उसकी जरूरत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपना बिजनेस दूसरी कंट्री में एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. सो अ कंपनी कैन एक्वायर natural resources as well as human resources of host country. Now you understand what is host country. वो कंट्री जो अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट वेलकम कर रही है. अगर हम किसी दूसरी कंट्री के रिसोर्स एक्वायर करने के लिए वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो जिस कंट्री में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट कंट्री इज होस्ट कंट्री. तो जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट किए करेंगे, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज भी यूज कर पाएंगे और ह्यूमन रिसोर्सेज का भी फायदा मिलेगा. थर्ड इज व्हाई एफडीआई, क्यों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है, रिस्क मिनिमाइजेशन. रिस्क मिनिमाइजेशन कैसे? रिस्क मिनिमाइजेशन, see the best example is joint venture. जब कोई फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री में आकर किसी डोमेस्टिक कंपनी के साथ टाई अप करती है, जैसे कि मारुति टाई अप विथ सुजुकी. So Suzuki is not an Indian brand, but what happened, सुजुकी को ये लगता था कि जब वो इंडिया में अपना बिजनेस, अपने कार सेल करना शुरू करेगी, तो nobody will accept.
पीपल ऑफ इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट द फॉरेन कंपनी। तो उसने क्या किया, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए किसके साथ टाई अप कर दिया, मारुति के साथ, बिकॉज मारुति वाज द वेल नोन ब्रांड इन द इंडियन मार्केट। क्लियर? तो क्या कहने का मतलब, कोई फॉरेन कंपनी हमारी कंट्री में आके जॉइंट वेंचर क्यों करती है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क। क्योंकि जो ऑलरेडी डोमेस्टिक कंपनी एग्जिस्टेंट है, उस डोमेस्टिक कंपनी को लोग जानते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो उसके साथ अगर फॉरेन कंपनी पार्टनर कर लेगी तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पीपल विल इजीली एक्सेप्ट। एनी डाउट टू एनीवन? क्लियर? रिस्क मिनिमाइज करने के लिए लिखिए, व्हेन अ फॉरेन कंपनी makes a joint venture with local company, when a foreign company makes a joint venture with a local company, foreign company gets easily accepted, gets easily accept. Is it clear? जब कोई फॉरेन कंपनी लोकल ब्रांड के साथ टाई अप करती है तो वो फॉरेन कंपनी इजीली डोमेस्टिक जगह, डोमेस्टिक कंट्री में इजीली एक्सेप्ट हो जाती है। सो दिस इज द रीजन व्हाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड वन मोर रीजन इज देयर, फोर्थ रीजन, प्लीज इसके आवाज म्यूट हो जाओ। Fourth reason why foreign direct investment is done for diversification. Diversification means increase in the area where product has to be sold. डाइवर्सिफाई करना यानी या तो एरिया इंक्रीज करना, पहले सिर्फ डोमेस्टिक रीजन में सेल कर रहे थे अपना प्रोडक्ट, अब वर्ल्ड वाइड सेल कर रहे हैं। वी हैव डाइवर्सिफाइड आवरसेल्व्स टू द वर्ल्ड, अब हम पूरे वर्ल्ड में सेल कर रहे हैं सामान। तो इंक्रीज इन द एरिया वेयर प्रोडक्ट हैज टू बी सोल्ड, दिस इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक diversification. This is called as geographic diversification. Also, diversification involves increase in the type of product sold. Type of product sold. वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ाया जा सकता है इन्वेस्टमेंट करके। दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ पार्टनर करके एक नया प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। Yes, so these are the reasons for foreign direct investment. अगर आपको geographical diversification करना है, यानी एरिया बढ़ाना है अपने प्रोडक्ट सेल करने का, सेल्स मार्केट बढ़ाना है, तो you need to partner with some other company. फिर आपको अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सेल करने हैं, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, और वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दो कंट्रीज की कंपनीज आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाकर सेल कर सकती है। तो व्हाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कम ऑन रिपीट। सबसे पहला रीजन, क्यों दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, या दूसरी कंट्री की कंट्री में जाकर अपना बिजनेस, ईंट पत्थर गाड़े जाते हैं, अपना बिजनेस सेटअप किया जाता है। फर्स्ट, इन ऑर्डर टू एक्सपैंड सेल्स बढ़ाने के लिए।
दूसरा रिसोर्स का एडवांटेज लेने के लिए, हो सकता है ऐसा कोई रिसोर्सेज हो जो हमारे पास नहीं हो, वो हम दूसरी होस्ट कंट्री के रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। तीसरा रीजन इज रिस्क मिनिमाइजेशन। रिस्क मिनिमाइजेशन। अगर दो कंट्रीज आपस में जॉइंट वेंचर करेगी तो जो फॉरेन कंपनी है वो इजीली हमारी कंट्री में हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे मारुति सुजुकी, सुजुकी ब्रांड वाज इजीली एक्सेप्टेड बिकॉज इट वाज एसोसिएटेड विद मारुति व्हिच वाज अ वेल नोन ब्रांड। नेक्स्ट आते हैं डाइवर्सिफिकेशन। नाउ व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया जाता है अगर आपको टेरिटरी बढ़ानी है, सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं पूरा दूसरा रीजन भी कवर करना है, तो दिस इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन। एंड इफ यू आर सेलिंग वन और टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बट नाउ यू वांट टू सेल मेनी वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए भी आप इन्वेस्टमेंट किसी और कंट्री की कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट्स बनाकर बेच सकते हो, जिसे कहेंगे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। Is the concept clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this was a reason why foreign direct investment is promoted. Now, types of foreign direct investment, types of FDI. Now, when we talk about types of FDI, there are two types of FDI. First is horizontal foreign investment, HFI. Horizontal foreign investment, and the second one is vertical foreign investment. So if we talk about foreign direct investment, it is of two types: horizontal foreign investment and vertical foreign investment. So what is, first of all, horizontal foreign investment means? Investment in foreign country to provide same product which it produces in home country. Yes, तो क्या होता है हॉरिजॉन्टल फॉरेन इन्वेस्टमेंट? किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना, किसी दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना, पर दूसरी कंट्री में भी जब बिजनेस स्टैब्लिश किया है तो यू आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट व्हिच यू आर सेलिंग इन योर होम कंट्री। इज इट क्लियर और नॉट? जो होम कंट्री में, टाइटन होम कंट्री में भी वॉचेस एंड चश्मे बेच रहा है और फॉरेन कंट्रीज में भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश करके वॉचेस और चश्मे ही बेच रहा है। तो दिस इज व्हाट, जब आप दूसरी कंट्री में बिजनेस तो स्टैब्लिश किया है आपने, पर वहां पर भी आप सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे हो जो आप होम कंट्री में बेचते हो, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. Understood? Yes. Samsung is a Korean company, so it is selling I'm saying watches, it is selling cell phones. वहां पे भी उनकी कंट्री में भी वो सेल फोन्स ही बेचते हैं, सैमसंग यहाँ पे भी सेल फोन्स बेचता है। तो what, the brand is investing in another country but selling the same products which it sells in its home country. Also, it has the largest manufacturing unit of. हाँ, it has a larger, okay, अच्छा, वाह, मुझे नहीं पता था ये। चलिए, तो इससे क्या हो, नोएडा में है, सैमसंग हैज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन नोएडा, दैट्स ग्रेट। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट, इससे क्या होगा? दिस रिजल्ट्स इन ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। दिस रिजल्ट्स इन ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। राइट, क्या हो रहा है? जब आप टेरिटरी अपनी
इंक्रीज करते हो, प्रोडक्ट की सेल्स की टेरिटरी बढ़ती है, तो उसे हम ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन ही कहते हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, clear, because the territory of selling the product is increasing. But when we talk about vertical foreign investment, we mean investment for integration, process in production. इन्वेस्टमेंट फॉर इंटीग्रेशन, प्रोसेस एंड प्रोडक्शन, बहुत ही हैवी वर्ड्स यूज किए हैं। चलिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसके टाइप्स समझना पड़ेगा। टाइप्स समझेंगे तो मीनिंग ऑफ वर्टिकल इन्वेस्टमेंट क्लियर होगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्टिकल इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज बैकवर्ड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट, and the other one is forward vertical investment. चलिए, क्या होता है बैकवर्ड, क्या होता है फॉरवर्ड, समझते हैं। देखिए, जब कोई एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को, जब कोई एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, बिकॉज अवर कंट्री इज नॉट हैविंग सफिशिएंट रिसोर्सेस। सपोज करते हैं होंडा, इट इज नॉट ट्रू, आई एम जस्ट एज्यूमिंग एंड टेकिंग एन एग्जांपल। Suppose Honda invests in some another country and establishes its manufacturing unit in some another country, क्योंकि उस कंट्री में टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, उस कंट्री में लेबर फैसिलिटीज आर प्रॉपरली अवेलेबल, तो इसे और वहां पर सेमी फिनिश्ड गुड्स बनाकर यहां पर उन्हें कंप्लीट करके मार्केट में सेल इसी कंट्री में कर रही है। पर बैकवर्ड इन्वेस्टमेंट किया है, यानी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। प्रोडक्ट इज दिस इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट, बट इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिकॉज सुटेबल रिसोर्सेज आर नॉट प्रेजेंट इन अवर कंट्री, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू जापान, वी आर गोइंग टू सम अदर कंट्रीज, गेटिंग आवर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देयर, coming back to our home country and then selling the product in the home country. This is called as what? Backward vertical integration या backward vertical investment. So when in a country, if some suitable resources are not present, what you are doing, you are going back, investing in another country, वहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश कर रहे हो और वहां से प्रोडक्ट को आधा अधूरा यहाँ बनाकर फिर से होम कंट्री में आके सेल कर रहे हो। दिस इज व्हाट, आपने अपना इन्वेस्टमेंट, आपने अपना पैसा लगाया किसी दूसरी कंट्री में, क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट को आपको वहां से मैन्युफैक्चर करके यहाँ लाना पड़ रहा है। This is backward vertical integration. Is it clear or not? Clear. One example can be, it is given in your pamphlet also, India's oil refinery. जो इंडिया की ऑयल रिफाइनरीज हैं, उन्हें अपना प्लांट, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दूसरी कंट्रीज में, ऑयल रिच कंट्रीज में स्टैब्लिश करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट रिसोर्सेज हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। दे गेट द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी अनदर कंट्री, उन्होंने अपना प्लांट एस्टैब्लिश किया है दूसरी कंट्री में, वहां से वो प्रोडक्ट यहाँ लेकर आते हैं, फिर यहाँ उससे प्रोसेस करके यहाँ पे कंट्री में सेल किया जाता है। Clear? Backward, everyone? Yes, ma'am. Clear? Yes, ma'am. चलिए, अब वर्टिकल Yes, की ma'am. बात करें तो वर्टिकल इंटीग्रेशन या वर्टिकल इन्वेस्टमेंट इज वेरी इजी।
You are manufacturing the product in your country. The product is being manufactured completely in your home country, but in order to market, in order to sell, you are establishing your business in some another country. बना आपने खुद लिया है प्रोडक्ट, अब बेचने के लिए जब आपने अपना बिजनेस दूसरी जगह एस्टैब्लिश किया है तो उसे आप कहेंगे क्या? वर्टिकल इन्वेस्टमेंट. क्लियर? लाइक एप्पल, तो एप्पल हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन यूएस. एप्पल अपना सब कुछ वहीं बनाता है, बस सेल करने के लिए दूसरी कंट्रीज में अपने बिजनेस आउटलेट्स खोले हैं. This is a kind of vertical investment. Understood the difference between backward and forward? Understood? मैम ये फॉरवर्ड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेम नहीं हुआ फिर? कैसे? हॉरिजॉन्टल में क्या किया आपने? हॉरिजॉन्टल में यू प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट, यू प्रोड्यूस. हाँ, फॉरवर्ड एंड हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल सेम हुआ. हॉरिजॉन्टल और फॉरवर्ड सेम कह सकते हैं, पर हॉरिजॉन्टल में कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं की है. हो सकता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी दूसरी कंट्री में डाल रहे हो, वहीं बना रहे हो और वहां सेल कर रहे हो. समझ में आया? आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं. चलिए, तो एक बार बैकवर्ड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं. क्या होता है बैकवर्ड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज डन in another country just to produce semi-finished goods and then such goods are bought back to home country for selling them. Clear everyone? बैकवर्ड में सिर्फ पीछे जाना, यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम आप बैकहैंड प्रोसेस जो है आपका, वो आप किसी दूसरी कंट्री में करते हैं, वहां से सामान बनाते हैं और फिर आके अपनी होम कंट्री में ही प्रोडक्ट को सेल करते हैं. Forward vertical investment means investment is done in foreign country. Investment is done in foreign country. Investment is done in foreign country to sell the product directly. To sell the product directly. मैम, हाँ मैम, जैसे आपने फॉरवर्ड में एग्जांपल दिया है एप्पल का. एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना है, बट वो असेंबल अमेरिका में होता है और वहां से सेल होता है, तो उसे भी फॉरवर्ड ही बोलेंगे. देखिए, अभी देयर इज डिफरेंट थिंग्स. अगर जिस कंट्री में एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ही नहीं, ठीक है, अगर कोई कंट्री जिसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ही नहीं, डायरेक्ट सेल होती है, तो वो होगी व्हाट? फॉरवर्ड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट. क्लियर? पर अगर ऐसी कंट्री जिसमें डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री, ऐसी कंट्री जहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा रहा है, जैसे कि आपने बताया चाइना, तो इफ इट इज गोइंग टू चाइना फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, सो इट विल बी बैकवर्ड वर्टिकल.
एंड फॉर एनी कंट्री जहां पर वो उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, डायरेक्टली बस पीसेस सेल किए जाते हैं, तो दैट विल बी फॉरवर्ड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट. तो जो चाइना वाला केस यू आर सेइंग दैट विल बी बैकवर्ड, क्योंकि सेमी फिनिश्ड गुड्स वहां बनते हैं एंड देन यू आर सीइंग यूएस में ही वो आके असेंबल हो रहे हैं. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट. वो भी अब इंडिया में शिफ्ट होने वाला है. अरे वाह यार, यू पीपल हैव अ गुड लेटेस्ट नॉलेज का. चलो होने वाला है, चलिए ठीक है. अगर होने वाला हो गया. हेलो मैम. हाँ मैम, जैसे सेमी फिनिश्ड गुड है वैसे फिनिश्ड गुड का भी हो सकता है ना? हाँ, या इट ओनली कैन बी सेमी फिनिश्ड फिनिश्ड? गुड्स, यस. पर अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट है, कोई ऑटोमोबाइल्स के केस में जहां पे आप सेमी फिनिश्ड ही बना सकते हैं, असेंबल कर नहीं पा रहे हैं, तो असेंबल के लिए फिर वो सेमी फिनिश्ड हो गया, राइट? ओके. तो नाउ लेट्स सी वन मोर टाइम. हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूजन है. देखिए, हॉरिजॉन्टल में देयर इज नथिंग टॉक्ड अबाउट द प्रोडक्शन प्रोसेस. सिर्फ वर्टिकल में ही हम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, कहाँ प्रोड्यूस हुआ, कहाँ सेल हुआ. बैक हॉरिजॉन्टल में हम कहीं पे भी प्रोडक्शन प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं. हो सकता है टाटा किसी दूसरी कंट्री में जाके अपना मैन्युफैक्चरिंग भी स्टैब्लिश कर रही है और सेलिंग भी कर रही है, बट हॉरिजॉन्टल में जो मेन बात ध्यान रखने की है वो ये है कि आपने किसी दूसरी कंट्री में जाके हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग स्टैब्लिश किया हो सकता है आपने डायरेक्ट सेलिंग स्टैब्लिश किया, पर आप वही प्रोडक्ट कर रहे हो जो आप अपनी कंट्री में सेल करते हो, वही आप दूसरी कंट्री में भी सेल कर रहे हो. इज इट क्लियर? Is it clear or not? Yes, ma'am. यस मैम. So this was all about types of investment. Now let's see some of the advantages of investment. क्या एडवांटेजेस है इन्वेस्टमेंट करने से? क्या एडवांटेजेस होंगे जो कि ऑलरेडी हमें पता भी, ऊपर सेल्स बढ़ेगी, रिसोर्स का फायदा मिलेगा. तो सम ऑफ देम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. एडवांटेजेस of FDI. Advantages of FDI. First, to lending nation. Now, what will be a lending nation and who will be a borrowing nation? बता सकते हो कौन होगा लेंडिंग नेशन और कौन होगा बोरोइंग नेशन? मैम, जो इन्वेस्ट कर रहा है वो लैंडिंग होगा. Yes, और जिसके कंट्री में इन्वेस्ट हो रहा है वो बोरोइंग. बोरोइंग, यस. तो जो कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपने ईंट पत्थर गाड़ रही है दूसरी कंट्री में जाके, अपना बिजनेस सेटअप कर रही है दूसरी कंट्री में जाकर, वो कंट्री विल बी लेंडिंग नेशन. देन कम्स बोरोइंग नेशन. जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है दैट विल बी, बोलो, जिस बोरोइंग नेशन. जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसे हम कहेंगे होस्ट कंट्री और बोरोइंग नेशन. क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. तो लेंडिंग नेशन को क्या फायदा मिलेगा? क्यों एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस स्टैब्लिश करती है, बताइए. आप मुझे बता सकते हैं, ऊपर पढ़ चुके. सेल्स एक्सपेंशन, वेरी गुड. Not only selling in, and second also same, resource acquisition. दूसरी कंट्री के रिसोर्स एक्वायर करने को मिलेगा, राइट? रिसोर्स, हाँ, यस. एडवांटेज ऑफ लो रेट ऑफ लेबर या चीप लेबर. चीप लेबर. D, increase in exports. एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकते हैं क्योंकि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश की है वहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर भी होंगे और साथ में सेल भी होंगे. तो इफ सेलिंग टू सम अदर कंट्री दैट मींस इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. क्लियर एवरीवन? Yes, Clear everyone?
So this was the advantages of FDI to lending nation. Now let's see advantages to borrowing nation or host country. Advantages to host country और borrowing nation. चलिए सबसे पहला capital inflow, right? Capital inflow हो रहा है, तो this is a very important thing. Foreign capital is coming in. कैसे foreign capital is coming in? Foreign people will establish their business in our country. तो जब foreign people will establish their business in our country, तो business खुद ब खुद तो establish नहीं होगा, वो क्या लगाएंगे? बोलो, business establish करने के लिए foreigners को क्या लगाना पड़ेगा? क्या चाहिए? पैसा चाहिए. पैसा चाहिए, यस. तो पैसा चाहिए, तो वो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पर जब वो बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे तो जिनसे फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएंगे उन्हें पैसा मिलेगा, उसमें जो लेबर काम कर रहा है उन्हें पैसा मिलेगा. दैट मीन्स मनी इज कमिंग इन अवर कंट्री. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम. Everyone, inflow of foreign capital, which ma'am. helps to solve the problem of BOP deficit, because earnings are increasing, which helps to solve BOP deficit. क्योंकि हमें पता है foreign investment brings inflow, brings money, foreign money in our country. When foreign money is coming in our country, it is receipt. Receipt helps to solve the problem of BOP deficit. Is it clear or not? Second, FDI creates employment. Yes or no? यस मैम. एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा? क्लियर है सबको? भाई वो लोग हमारे यहाँ बिजनेस Yes, स्टैब्लिश ma'am. करेंगे तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को उन बिजनेसेस में क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. यस. नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी. अब फॉरेनर्स जब अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे तो टेक्नोलॉजी भी फ्लो होगी हमारी कंट्री में. दे विल बी यूजिंग फॉरेन टेक्नोलॉजी, तो वी विल गेट द एडवांटेज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी. यानी फॉरेन टेक्निकल नो हाउ, फॉरेन टेक्निकल नॉलेज यानी नो हाउ विल इंक्रीज. हमें फॉरेन टेक्नोलॉजी के बारे में पता पड़ेगा. देयर विल बी इनफ्लो ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री. Is it clear or not? Next, one more thing is FDI strengthens monetary base and improves standard of living of people. अगर हमारे यहाँ स्टारबक्स नहीं होता, हमारे यहाँ मैकडोनल्ड्स नहीं होता, डोमिनोज नहीं होता, सो हम लोग का देश थोड़ा सा पिछड़ा हुआ देश कहलाता, राइट? तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है तो हमारी कंट्री में मॉनेटरी बेस बढ़ा है, इकोनॉमी ग्रो हुई है. इन सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आने से इकोनॉमी ग्रो होती है एंड इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. Is it clear? Also, borrowing nation gets to use new product. Yes, अगर कोई फॉरेन कंट्री हमारा सेम जैसे कि मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज एंड सो ऑन, हम फॉरेन प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, तो helps to bring new products in the
प्रोडक्ट्स इन इकोनॉमी, नए प्रोडक्ट्स को यूज करने को मिलता है इन्वेस्टमेंट से। चलिए, तो ये क्या है, दिस इज सम ऑफ द बेनिफिट्स। क्या क्या बेनिफिट्स हुए, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। बोरोइंग नेशन के पास कैपिटल, बोरोइंग नेशन के पास कैपिटल इनफ्लो हुआ, कैपिटल इनफ्लो होगा, यानी फॉरेनर्स हमारे यहाँ पैसे लगा रहे हैं, हमारे यहाँ बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं। भाई बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे तो बिजनेस खुद ब खुद तो स्टैब्लिश नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट जो करेंगे उनको पैसा मिलेगा, उसमें जो लेबर काम करेगा उन्हें पैसा मिलेगा। तो इट इज व्हाट मनी इज कमिंग इन द इकोनॉमी, foreign capital inflow, and inflow say it helps to solve the problem of BOP deficit. Next is FDI creates employment, very clear. If they establish business, our people will work there and we will get employment. Foreign technology को use करने को मिलता है, then FDI से monetary base बढ़ता है, economy में variety of business establish होते हैं, variety of business establish होंगे तो standard of living लोगों का बढ़ेगा, वरना हमें पता ही नहीं होता क्या होती हैं foreign चीजें, हमें पता ही नहीं पड़ता। Next, helps to bring new products in economy, very same कि नए products तभी आ पाएंगे जब foreign companies अपना business हमारी country में establish करेंगी। Is it clear? तो अब जैसे कि हमने देखा कि advantages हैं, वैसे ही host country को कुछ disadvantages भी होंगे। कैसा disadvantage? We will be, हम लोग economically किसी दूसरी country पर क्या होते जा रहे हैं? डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो ओवर डिपेंडेंस इज नॉट गुड, जैसे कि चाइनीज गुड्स के केस में हो रहा था। जब हमारे इंडियन मार्केट चाइनीज गुड्स से फ्लड हो चुके थे, भर चुके थे, तो आवर इकोनॉमी वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन दी व्हाट चाइनीज गुड्स। हम इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं लेते थे क्योंकि वो महंगे होते थे, पर चाइनीज गुड्स यूज्ड टू बी सस्ते, तो वी यूज्ड टू बाय दैट ओनली। तो ओवर डिपेंडेंस इज नॉट गुड। ओवर डिपेंडेंस ऑफ होस्ट कंट्री on foreign goods is not good. Is not good. चलो, सेकंड जो हमारा हिस्ट्री, हमारा इतिहास बताता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बिजनेस करने आई और धीरे धीरे, यू टेल मी, तुम लोगों का नॉलेज बहुत अच्छा है। नो, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये कौन सी बात कर रही हूँ मैं? इंश्योरेंस। ईस्ट इंडिया कंपनी इंश्योरेंस थोड़ी करती। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या था? एक्सप्लॉइट आवर रिसोर्सेज। हाँ, पर व्हाट वाज ट्रेडिंग करने के लिए आई थी। हाँ, जब ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स अपनी, याद है ना, अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया, तो ब्रिटिशर्स कैसे आए थे हमारी कंट्री में? दे केम फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग ओनली एंड दे एस्टैब्लिश्ड द कंपनी कॉल्ड एज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो धीरे धीरे ट्रेडिंग करने आए एंड दे टुक ओवर इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, दे एक्सप्लॉइटेड आवर कंट्री। तो ऐसा ही होता है। हम अब नेपाल और चाइना का एग्जांपल देखें तो चाइना इज, धीरे धीरे चाइना क्या कर रहा है, नेपाल में एयरपोर्ट बनवा रहा है, नेपाल में कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एंड द रीजन बिहाइंड इज कि चाइना हैज अ पॉलिसी टू इंक्रीज इट्स पॉलिटिकल बॉर्डर्स। वो हमेशा अपनी टेरिटरी और पॉलिटिकल बॉर्डर्स को बड़ा करना चाहता है। तो धीरे धीरे जो नेपाल की इकोनॉमी है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड होती चली जा रही है? चाइना पे डिपेंड हो रही है। तो ये क्या होता है, दिस इज आप ट्रेड के पर्पस से एफडीआई को अगर बहुत ज्यादा प्रमोट करने लग गए तो फॉरेन कंपनी धीरे धीरे आपकी इकोनॉमी पे तो टेक ओवर कर लेगी और पॉलिटिकल मैटर्स पर भी टेक ओवर कर लेगी, जैसे कि इन द केस ऑफ ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस। And this is the practical example in the case of Nepal and China. This is only happening. China is developing a big air base in Nepal. और धीरे धीरे करके नेपाल उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होता जा रहा है। तो चलिए, तो क्या हुआ? नेम ऑफ द पॉइंट विल बी इज थ्रेट टू डोमेस्टिक कंट्री, थ्रेट टू डोमेस्टिक कंट्री as
investing or lending nation can take over its economy, धीरे धीरे करके डोमेस्टिक कंट्री की पूरी इकोनॉमी किसके हाथ में आ जाएगी? इन्वेस्टिंग या लेंडिंग नेशन के हाथ में आ सकती है. नेक्स्ट इज थ्रेट टू डोमेस्टिक कल्चर एंड वैल्यूज. यस, तो दिस इज हैपनिंग. जैसे जैसे हम फॉरेन प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, अगर इंडियन कल्चर का ऐसा बोलते हैं, इट इज द थिंग कि इंडियन कल्चर इज गेटिंग डेटोरिएटेड बिकॉज हमारे कल्चर में फास्ट फूड प्रमोट नहीं करता हमारा कल्चर एंड मेनी थिंग्स, मैं जो डिस्कस नहीं करूंगी. बट ऐसा कहा गया है कि जैसे जैसे फॉरेन गुड्स हमारी कंट्री में आते जा रहे हैं, यूथ इज गेटिंग डाइवर्टेड टूवर्ड्स इट एंड हमारे इंडियन बेसिक ट्रेडिशनल कल्चरल और वैल्यूज धीरे धीरे घटते जा रहे हैं. एनी डाउट इन दिस? समझ में आया ना? थ्रेट टू डोमेस्टिक कल्चर एंड वैल्यूज. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And that's it. मतलब यही हुआ. पॉलिटिकली भी थ्रेट है, वो उसको हमने वहीं पे लिख दिया. थ्रेट टू डोमेस्टिक कंट्री एज इन्वेस्टिंग और लेंडिंग नेशन कैन टेक ओवर इट्स इकोनॉमी, ऑल्सो इट्स पॉलिटिकल इश्यूज. चलो, तो these are some of the disadvantages जो होस्ट कंट्री को फेस करने पड़ते हैं. Any doubt? No, ma'am. चलिए, तो this was all about foreign direct investment and its type. तो आज FDI and its type खत्म होता है. Very simple topic, nothing as such. पर अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आपको जिसका वीडियो लेक्चर देखना है, दैट इज IMF एंड इंटरनेशनल लिक्विडिटी. प्लीज वॉच इट्स वीडियो लेक्चर. दैट इज आल्सो प्योर थियोरेटिकल कंसेप्ट, इजी टू अंडरस्टैंड. प्लीज देख लीजिएगा क्योंकि टाइम नहीं है एक एक टॉपिक को जूम पे लेने का. चलिए, तो नेक्स्ट वीक. हाँ, बोलो मैम. लैंडिंग कंट्री को कुछ डिसएडवांटेज नहीं होगा ना? लैंडिंग कंट्री को ये डिसएडवांटेज बिल्कुल हो सकता है, जो कि बहुत बार देखा गया है कि जो लैंडिंग कंट्री है वहां के लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं. बहुत बार ऐसा होता है. क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारी कंट्री, अगर हमारी कंट्री में अंबानी अपनी कंट्री में ही इन्वेस्ट ना करके दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? हमारी कंट्री को ये लगेगा कि दे आर नॉट सपोर्टिंग अस. ठीक है, अपनी कंट्री को तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो और आप दूसरी कंट्री में पैसा लगा रहे हो. तो बहुत बार डोमेस्टिक कंट्री जो लैंडिंग कंट्री है वहां के लोग प्रोटेस्ट करते हैं इफ दे फील कि इकोनॉमिकली खुद की कंट्री को तो स्ट्रांग नहीं कर रहे हो और दूसरी कंट्रीज में पैसा लगा रहे हो. राइट? क्लियर? यस मैम, से वो स्क्रीनशॉट लेंगे. हाँ, यस. मैम, हाँ, बोलिए. फॉरवर्ड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है? देखिए, हॉरिजॉन्टल कैन बी फॉरवर्ड, कैन बी वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल में भी दोनों तरीके से आ सकता है, पर हॉरिजॉन्टल में हम क्लियर नहीं कर रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी कंट्री में डाल रहे हैं कि हम अपना सेल सिर्फ किसी दूसरी कंट्री में जाके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. ये क्लियर नहीं है हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल सिर्फ ये बोलता है जिस चीज का बिजनेस आप अपनी कंट्री में कर रहे हो वही चीज का बिजनेस आप दूसरी कंट्री में भी जाकर कर रहे हो. क्लियर? ये नहीं बताया गया कि आप दूसरी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हो या दूसरी कंट्री में आप सेलिंग यूनिट डाल रहे हो. ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. Yes, horizontal only says the things, the product which you are selling in your country, the same product you are going and selling in that country. It irrespective whether you are producing there or producing here. Right?
But when we talk about vertical, it is less. It is a narrow concept. It specifies जब आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कहीं और करके आते हो और अपनी कंट्री में बेचते हो, that is what backward. फॉरवर्ड आप बनाते अपनी कंट्री में हो पर अपनी कंट्री में सेल नहीं करते, आप सेल कहीं और जाके करते हो क्योंकि वहां पे उसका मार्केट है, किसी दूसरी कंट्री में आपका मार्केट है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज वर्टिकल. Clear or not? Yes or no? Yes ma'am. Yes ma'am. zoom out करो मैं इसको थोड़ा. एग्जाम्पल के लिए आई विल ऑल्सो सर्च फॉर वर्टिकल. एक स्पेसिफिक वर्टिकल के लिए एग्जाम्पल मैं भी ढूंढती हूँ. ये इसका पिक्चर ले लिया. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीनिंग एंड वाई एफडीआई में फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट. zoom out करो मम्मी, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है. क्या मुझे जोर से मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है. आपने zoom in किया है, zoom out करो थोड़ा सा कुछ और ओ ये तो अगेन इट इज गेटिंग ज्यादा. हाँ चलो. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाई एफडीआई. यस, चारों पॉइंट्स आपके. मैम, हाँ बेटा. होंडा इंडिया में आके Yes. मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करता है और इंडिया में फिर कार बेचता है, तो वो वर्टिकल हुआ कि हॉरिजॉन्टल हुआ? हाँ, इंडिया में ही हॉरिजॉन्टल. अच्छा, बेसिक ओरिजिन कहाँ है होंडा का? जापान. आर यू श्योर? हाँ मैम, होंडा उधर का ही है. ओके, तो अगर होंडा वहां का है और होंडा वहां पर भी क्या करता है? कार मैन्युफैक्चरिंग और बाइक मैन्युफैक्चरिंग. हाँ, तो इट इज हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट. तो फॉरवर्ड वर्टिकल किस केस में होगा? फॉरवर्ड वर्टिकल तभी होगा जब मान लीजिए हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनको ऑयल चाहिए, तो डू वी हैव ऑयल रिसोर्सेज? नो, राइट? वी आर गोइंग टू Yemen, Oman and such oil rich countries. There we are establishing our plant, getting the oil extracted, coming here, processing it here and then selling. This is what Oil Refinery of India is an Indian company. We went there to get the oil extracted. We came back here, sold the oil here. So this is the case of backward integration. Honda is doing what? Honda is the geographical diversification simply. Honda वहां भी कार और बाइक्स बना रहा था, वहां भी कार और बाइक्स बना के बेच रहा था, यहाँ भी आके कार और बाइक्स बनाकर बेच रहा है. Selling the same product. Just to diversify the area. Whenever area needs to be diversified, that will be just horizontal investment. डिफरेंस अभी भी समझ में आया कि नहीं? मैम, तो वो वर्टिकल फॉरवर्ड भी हो सकता है ना, अगर वो दूसरे कंट्री में सेल कर रहा है तो? अगर वो दूसरी कंट्री में सिर्फ सेल कर रहा है, बना नहीं रहा है, राइट? तो वो फॉरवर्ड अगर सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है तो फॉरवर्ड. यस, सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है तो फॉरवर्ड. यस, और बहुत ही अच्छा तुमने एग्जांपल दिया. फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन इज सिंपली एक्सपोर्ट्स, राइट? अपने यहाँ बनाना, दूसरों की जगह पे अपना सामान सेल कर देना, दैट विल बी फॉरवर्ड इन वर्टिकल इंटीग्रेशन. चाइना अपने यहाँ बनाता है सामान और यहाँ पे सेल करता है डायरेक्टली सेल करता है, कुछ भी उसमें प्रोसेसिंग नहीं होती. तो चाइना के लिए दिस विल बी व्हाट? फॉरवर्ड वर्टिकल. और मैडम, हाँ, जो सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है ना? हाँ, जब भी तो मैं बोल रही हूँ हॉरिजॉन्टल इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट. हॉरिजॉन्टल कभी भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि आप वहां जाके बना, हो भी सकता है आप दूसरी कंट्री में बना रहे हो भी सकता है दूसरी कंट्री में नहीं बना रहे हो. बट द थिंग इज ओनली इफ यू आर डीलिंग इन द सेम प्रोडक्ट. होंडा मेक्स देयर्स आल्सो, वहां भी कार बनाता है, वहां भी कार बेचता है, यहाँ आके भी कार बना के कार बेच रहा है, तो इट इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल. अगर यहाँ आके भी सिंपली कार बेचता तो भी हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल कभी भी प्रोसेस नहीं स्पेसिफाई कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं है. डीलिंग इन द
same product, no matter you are manufacturing or not manufacturing in another country, simply dealing in the same product is horizontal foreign investment, HFI. मैडम, हाँ, अगर एमसीक्यू में ऐसा आ जाए कि अगर मतलब चाइना इज एक्सपोर्टिंग, हाँ 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 हाँ, और अगर ऑप्शन में हॉरिजॉन्टल भी दिया और फॉरवर्ड वर्टिकल भी दिया हो तो अभी देखो यार, इसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बिकॉज अगर जहाँ पे, और मैं बताऊँ हॉरिजॉन्टल जहाँ पे आएगा, अगर क्वेश्चन है तो हॉरिजॉन्टल में दे विल नेवर स्पेसिफाई दी मैन्युफैक्चरिंग वर्ड, कभी आएगा ही नहीं. जस्ट डीलिंग इन दी सेम प्रोडक्ट, सेलिंग द सेम प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग सोल्ड इन आवर होम कंट्री, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा. हॉरिजॉन्टल के लिए एक ब्रॉडर कंसेप्ट ही है, और उसके लिए यही लाइन यूज की जाती है कि द प्रोडक्ट इन विच द कंट्री इज डीलिंग इन होम कंट्री, same product if it deals or sells in another country, it is horizontal. Whenever we talk about geographical diversification is of horizontal investment only. Clear or not? Yes, ma'am. ओके क्लियर. चलिए, ये इसका पिक्चर ले लिया टाइप्स ऑफ एफडीआई का. मैम, हाँ मैम होंडा जापान से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करती इंडिया, फिर उसकी असेंबली इंडिया में करके गाड़ी बेचती है. हाँ, ओके. तो ये किस में जाएगा अब? ये किस में? ये वर्टिकल में नहीं हुआ, ये तो हॉरिजॉन्टल में हुआ ना मैडम, क्योंकि उसने ये तो स्पेसिफाई नहीं हॉरिजॉन्टल. किया होता वर्टिकल है ना. में तो हुआ ही नहीं. वर्टिकल में दो होता है, या तो सिंपली एक्सपोर्ट कर दो, कहीं और असेंबलिंग मत करो, या वर्टिकल में सिंपली एक्सपोर्ट कर दो, या वर्टिकल में पीछे जाओ, बैकवर्ड जाओ. अगर होंडा जापान की है और होंडा कहीं और अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश कर रही है, जैसे कि एप्पल के केस में उन्होंने बताया, एप्पल इज अ यूएस कंपनी, इट गोज टू चाइना टू मैन्युफैक्चर इट्स प्रोडक्ट. तो दैट इज व्हाट, आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब कहीं और जाते हो और फिर वापस में आप यूएस में आके अपना सामान बेच रहे हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द वर्टिकल, क्या वर्टिकल में भी बैकवर्ड इन्वेस्टमेंट. और होंडा का जो आपने केस मुझे अभी बोला, दैट इज व्हाट, इट इज सिंपल. होंडा वहां पर भी यही करती है, यहां पर भी यही कर रही है, दैट इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल. Yes. Shall we end? Any doubt? स्क्रीनशॉट में बाकी है. चलिए, स्क्रीनशॉट बाकी है, और क्या बाकी है देखो, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं जब तक. चलिए, ये इसका हो गया. स्क्रीनशॉट लिखते क्यों नहीं हो जब मैं लिखाती हूँ? तो लेट हो गया था. इतना सारा कौन लिखेगा? इतना हाँ, ये तो बहुत कम है. पहले तो तुम लोगों ने और भी ज्यादा लिखा है. मैंने तो लिख लिया मैडम आज. और नहीं भी लिखोगे तो एवरीथिंग इज देयर इन दी. हाँ, पैम्पलेट में सब ऐसा ही इजी लैंग्वेज में ही है ना, तो चलेगा. तो चलो ठीक है. पैम्पलेट हैज वेरी इजी लैंग्वेज, सब यही है पैम्पलेट में, कुछ भी चेंज नहीं है. चलिए, तो विद दिस आई एंड द सेशन. विल मीट नेक्स्ट वीक. अरे सुन लो, उससे पहले एक लेक्चर कल आएगा जो आपको अब देखना है, IMF वाला, और दूसरा लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन स्पेशल ड्राइंग राइट्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो वेडनेसडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे को आएगा. तो प्लीज ये दो लेक्चर्स आपको देखने हैं. स्पेशल ड्राइंग राइट्स आप देखेंगे, फिर भी मैं डिस्कस करूंगी इन शॉर्ट, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो के बाद भी डिस्कशन स्पेशल ड्राइंग राइट्स का होना जरूरी है. तो SDR वाला वीडियो विल बी कमिंग ऑन ट्यूसडे, और एक वीडियो जो कल आया है वो उसको आपको अभी देखना है. चलिए, भूख लग रही है बहुत. बाय. So any doubt you can ask next session. Bye bye.